हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं या अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, प्राणियों का शारीरिक संगठन कैसा होता है। ठीक है, अर्थात जंतुओं का शारीरिक संगठन कैसा होता है। इसमें हम लोग जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। क्या स्टडी करने वाले हैं? जंतु ऊतक। ठीक है, या ऊतक कह सकते हैं आप लोग, ऊतक या जंतु ऊतक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक नया और इंटरेस्टिंग अध्याय है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऊतक क्या होता है। ऊतक क्या होता है? ठीक है, ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ऊतक को टिश्यू कहा जाता है। सामान्यतः देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं, यह क्या है? कोशिका। तो कोशिका से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती हैं और इसी समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और इसके बाद भी आप लोग जानते हैं कि ऊतक से फिर क्या बनता है? अंग बनता है, और फिर अंग से क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। ठीक है, इस प्रकार से जटिलता बढ़ती जाती है जंतुओं के शरीर में। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या स्टडी करना है? ऊतक स्टडी करना है या टिश्यू स्टडी करना है। ठीक है, तो ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं के समूह को सरल भाषा में ऊतक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही प्रकार की कोशिका से होती है। अर्थात इनकी उत्पत्ति क्या होती है? समान होती है। तो ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर उत्पत्ति क्या होती है? कोशिकाओं की समान होती है। ठीक है, और यहाँ पर इनके जो कार्य होते हैं वह भी समान होते हैं। ठीक है, इस कोशिका का जो कार्य होगा वही कार्य इन सभी कोशिकाओं का होगा। सभी कोशिकाओं का कार्य क्या होगा? समान होगा, और सभी की उत्पत्ति समान होती है। इसी को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, अर्थात कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह कोशिका उत्सर्जन का कार्य करती है, तो यह कोशिका भी उत्सर्जन का, यह भी, यहाँ की सभी कोशिकाएं उत्सर्जन का ही कार्य करेंगी। ठीक है, और इन सभी कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे जो एक कोशिका है इससे हुआ है। ठीक है, तो यही क्या होता है? ऊतक होता है। ऊतक शब्द को या टर्म को सबसे पहले बिटाल नाम के साइंटिस्ट ने उपयोग किया था। ठीक है, किसने किया था? बिटाल नाम के साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जो ऊतक होते हैं, जिस विज्ञान की शाखा में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, या आप साधारणतः कह सकते हैं कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा कई बार। तो हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो हिस्टोलॉजी में ऊतक को अध्ययन किया जाता है, ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं वह किस प्रकार से कार्य करती हैं और किस प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती हैं, यह अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ऊतक क्या होते हैं? उत्पत्ति और कार्य में, ऊतक में पाए जाने वाली कोशिकाएं उत्पत्ति और कार्य में क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जीवों की, तो आप लोग जानते हैं जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्यतः पौधे और दूसरा जंतु। तो पौधों में जो ऊतक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कहते हैं या पादप ऊतक। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहा जाएगा? पादप ऊतक। ठीक है, और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जंतु ऊतक कहते हैं। समझ में आया? पौधों में जो ऊतक पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं से जो ऊतक बनता है उसको क्या कहेंगे? पादप ऊतक। और जंतुओं में जो ऊतक होता है उसे जंतु ऊतक कहते हैं। एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। ठीक है, क्लियर है?
तो यहाँ पे हम लोग केवल जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें से आप लोग मुख्यतः मनुष्य के शरीर में अर्थात आपके शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं या ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे स्टडी करते हैं, आगे बात करते हैं जंतु ऊतक क्या होते हैं और जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो जो जंतु ऊतक होता है यह सामान्यतः निम्न प्रकार का, या आप कह सकते हैं उपकला, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो यह प्रमुख 4 प्रकार होते हैं जंतु ऊतक के। जंतुओं में कुल प्रमुख 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक, ठीक है। ये 4 प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग जो उपकला ऊतक है इस टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक ही दिन में हम लोग तीनों टॉपिक को या चारों टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे रुधिर क्या होता है, अस्थि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, केवल उपकला ऊतक को डिस्कस करेंगे या कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उपकला ऊतक। देखिए, उपकला ऊतक को उपकला ऊतक को एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उपकला ऊतक को क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सामान्यतः यह जो ऊतक होता है यह इस ऊतक की कोशिकाओं के बाहर क्या होता है, बाह्य आवरण होता है और अंदर की तरफ आंतरिक द्रव या अंतराकोशिकीय द्रव के संपर्क में रहते हैं। यह ऊतक का जो बाह्य आवरण होता है वह कोशिका के या अंग के बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है और इसके अंदर का जो भाग है वह किसके, कोशिकीय द्रव के संपर्क में रहता है। तो इसको हम कहते हैं उपकला ऊतक। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका स्किन है, ठीक है। तो स्किन एक तरफ क्या है, बाहर की तरफ यह वातावरण के संपर्क में है और अंदर की तरफ आपके मांसपेशियों या आंतरिक जो द्रव है उसके संपर्क में है। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं सबसे बाहर की ऊपर त्वचा पे, ठीक है, वह क्या है, एक प्रकार की उपकला है। तो जो उपकला ऊतक होती है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। इसमें सरल उपकला, कैसी उपकला, सरल उपकला, और दूसरा है स्तृत उपकला, ठीक है। उपकला ऊतक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, सरल उपकला और दूसरा क्या है, स्तृत उपकला। आप इसको इंग्लिश में सिंपल एपिथेलियम कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम, और स्तृत उपकला को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। सरल उपकला को सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड अर्थात स्तृत उपकला होती है, ठीक है। समझ में आया ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सरल उपकला को, उसके बाद दूसरा स्तृत उपकला को आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जो सरल उपकला होती है, सरल उपकला सामान्यतः एकहरी परत की बनी होती है। कितने परत की होती है, एकहरी परत की होती है, एकहरी परत। तो सरल उपकला क्या होती है, एकहरी परत की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं केवल एक कोशिकाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ करके सरल उपकला बनाती हैं। और इसके नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, या
उसके नीचे क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। और सामान्यतः जो सरल उपकला है, जो सिंपल उपकला है, यह भी क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। इसमें भी 3 प्रकार है, ठीक है। तो सरल उपकला एकहरी परत की होती है और इसमें कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सरल उपकला है या उपकला टिश्यू होता है या ऊतक होता है, सामान्यतः इनका जो कार्य होता है या तो सुरक्षा प्रदान करना होता है या अवशोषण या विसरण या श्रावण, ठीक है। सामान्यतः इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, सुरक्षा, अवशोषण, ठीक है, तथा श्रावण। ये किसी न किसी पदार्थ को अवशोषित करती हैं या कोई हार्मोन्स या एंजाइम या कोई तरल पदार्थ स्रावित करती हैं या क्या करती हैं, स्किन में ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो ये उपकला के प्रमुख कार्य होते हैं। तो जो सरल उपकला है यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सरल उपकला कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और ये 3 प्रकार क्या हैं, देखिए, सल्की उपकला, सल्की उपकला, दूसरा है घनाकार उपकला और तीसरा है स्तंभी उपकला, ठीक है। तो सरल उपकला 3 प्रकार की होती है, सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभी उपकला, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो सल्की उपकला है यह कैसी उपकला होती है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 डायग्राम दिख रहा है, 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम है ये सल्की उपकला का है और नीचे वाला दूसरा डायग्राम है घनाकार उपकला का और तीसरा डायग्राम क्या है, स्तंभी उपकला का है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो सल्की उपकला होती है इसका डायग्राम ये है। सल्की उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुभुजी होती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुभुजी होती हैं, बहुभुजी होती हैं, ठीक है। बहुभुजी का मतलब होता है पॉलीगोनल, इसमें बहुत सारे फेस होते हैं, ठीक है। अगर किसी एक कोशिका को देखें तो कुछ इस तरह से इसकी संरचना दिखाई देगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे फेस होते हैं, ठीक है, या फलक होते हैं या भुजाएं होती हैं। देखिए एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारी भुजाएं होती हैं या फलक होते हैं या फेसेस होते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये चपटी होती हैं, सल्क के समान या तस्तरी के समान। कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, ठीक है। सल्क या तस्तरी के समान कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। इसीलिए इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, सल्की उपकला कहा जाता है। तो आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये जो कोशिकाएं हैं इनमें बहुत सारी भुजाएं हैं और ये कोशिकाएं क्या हैं, चपटी हैं। इसके नीचे यहाँ पे ये जो काले रंग का भाग है इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं या आधार कला कह सकते हैं, आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और संयोजी ऊतक के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो उपकला होती है, सल्की उपकला, इसके नीचे संयोजी ऊतक होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं सल्की उपकला की। तो सल्की उपकला की जो कोशिकाएं हैं कैसी होती हैं, बहुभुजी होती हैं और कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, ठीक है, बहुभुजी और चपटी होती हैं। सामान्यतः ये जो उपकला होती है सल्की उपकला, ये हमारे जो चिक होते हैं ना, गाल की अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पे ये कोशिकाएं या उपकला उपस्थित होती है। इसके अलावा जो फेफड़ों में वायु कोष्ठक होते हैं, फेफड़ों में क्या होता है, वायु कोष्ठक। आप लोग जानते हैं कि फेफड़े में हवा भरी रहती है, तो जिस कोष्ठक में क्या होती है, हवा भरी रहती है, उसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं और या एल्वियोली कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एक ऐसी गोल सी संरचना होती है एल्वियोली,
वायु कोष्ठक, इसके ऊपर ये जो एकहरी परत की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये सल्की उपकला की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सल्की उपकला की। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं काफ़ी पतली होती हैं, बहुत पतली होती हैं, क्योंकि चपटी हैं तो चपटी होने के कारण यह पतली हो गई। और जब पतली होती हैं तो इसका लाभ यह मिलता है कि यहाँ पे विसरण क्रिया आसानी से हो सकती है। अर्थात अगर एल्वियोली या वायु कोष्ठक की बात करते हैं तो फेफड़ों में कौन सा कार्य होता है? गैस की अदला बदली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में जाता है और ऑक्सीजन रुधिर में जाता है और रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठक में जाता है या फेफड़ों के द्वारा बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए इस वायु कोष्ठक से क्या जुड़ा रहता है? रुधिर वाहिनियाँ जुड़ी रहती हैं, ऐसे इसमें रुधिर बह रहा है तो ये इसके संपर्क में है। अब यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर जाएगा और यहाँ से क्या होगा? CO2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि दीवार पतली है, कोशिकाएं चपटी हैं, तो विसरण क्या होता है? आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पे हैं? हमारे चिक के अंदर। और जो रुधिर वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियों की दीवार पर भी क्या होता है? सल्की उपकला पाई जाती है, जिससे विसरण क्या हो? आसानी से हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो सल्की उपकला की कोशिकाएं कैसी होंगी? बहुभुजी और चपटी। और ये कहाँ पे पाई जाएंगी? फेफड़े के वायु कोष्ठक में, चिक या गालों के अंदर की लाइनिंग में, सतह पर, और जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं रुधिर वाहिनियों की दीवार में। ठीक है, समझ में? दूसरा देखिए है घनाकार उपकला। क्या है? घनाकार उपकला। नाम भी प्रदर्शित कर रहा है कि कोशिकाएं कैसी होंगी? घनाकार होंगी। तो आप यहाँ पे दूसरा डायग्राम देख सकते हैं घनाकार उपकला का। देखिए यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? घनाकार या क्यूब शेप्ड। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब जैसी आकृति दिख रही है या घन के जैसी आकृति दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ की कोशिकाएं कैसी होती हैं? इस उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। कैसी होती हैं? घनाकार होती हैं। और इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक लगभग गोल होता है। इनका केंद्रक कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, समझ में आया ना? इनका केंद्रक कैसा होता है? गोल होता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और सल्की को क्या कहा जाता है? स्क्वामस एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो कोशिकाएं हैं क्या है? घनाकार हैं। इसके नीचे ठीक उसी प्रकार से क्या होगा? आधार कला होगी और नीचे क्या होगा? संयोजी ऊतक होता है। अगर हम इन कोशिकाओं की उपस्थिति की बात करते हैं कि ये कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आप लोगों ने जो वृक्क में एक संरचना पाई जाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का नाम सुना है? नेफ्रॉन। ठीक है, यह उत्सर्जन के लिए इकाई होती है। इसी में की सहायता से क्या होता है? उत्सर्जन होता है या यूरिन का निर्माण होता है इसी में, जो वृक्क में होता है। तो नेफ्रॉन की जो नलिका होती है उस नलिका में क्या होता है? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है या घनाकार उपकला की कोशिकाएं पाई जाती हैं। या घनाकार उपकला कहाँ पे पाया जाता है? नेफ्रॉन की नलिका में। और कहाँ पे पाया जाएगा? जो भी ग्रंथियां हैं, क्या है? ग्रंथियां हैं, जैसे अग्न्याशय है और यकृत है। कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय और यकृत। तो अग्न्याशय और यकृत में भी घनाकार उपकला पाई जाती है। ठीक है, अग्न्याशय और यकृत की नलिकाओं में भी क्या होता है? घनाकार उपकला पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाई जाएंगी? नेफ्रॉन में, अग्न्याशय में, यकृत में आदि जगहों पर ये ऊतक या कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों? तीसरा देखिए, तीसरा है स्तंभी उपकला। तीसरा क्या है? स्तंभी उपकला। देखिए स्तंभी उपकला को कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहाँ पे देखेंगे स्तंभी, ये किससे संबंधित है? स्तंभ से। स्तंभ का मतलब पिलर।
तो यहाँ पे जो नीचे वाला डायग्राम है ये आप देख सकते हैं, ये स्तंभी उपकला का डायग्राम है। किसका है? स्तंभी उपकला का। इस उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभ के जैसी होती हैं, अर्थात पिलर लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? पिलर लाइक। तो आप लोग देखे होंगे जब मकान बनता है तो वहाँ पे पहले पिलर खड़ा किया जाता है आज के समय में, तो वह पिलर इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ की कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभी उपकला की कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभ के जैसी होती हैं या पिलर लाइक होती हैं। ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं के ऊपर इस प्रकार से सीलिया जैसे रसांकुर पाए जाते हैं या संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो जब इसके ऊपर क्या है, सीलिया जैसी संरचना नहीं है, तो यह क्या है? सामान्य स्तंभी है। लेकिन क्या होता है, जब इसके ऊपर सीलिया जैसे सूक्ष्मांकुर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं। ठीक है। क्या पाए जा रहे हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इस कोशिका को या इस ऊतक को तब क्या कह दिया जाता है? तब इसे कहते हैं सिलिएटेड। क्या कहते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम कह देते, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कह देते हैं। तो जब इस पे सीलिया या रसांकुर पाया जाएगा तब हम इसे क्या कहेंगे? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कह देते हैं। ठीक है। तो यह क्या करता है, ये जो सूक्ष्मांकुर है या सीलिया जैसी संरचना है, इससे क्या होता है, जो कोशिका का यह ऊपर वाला सतह है, इसका क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ने से या एरिया बढ़ने से लाभ क्या होता है? जो अवशोषण की क्षमता होती है कोशिकाओं की, वह बहुत ही अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ अवशोषित करने के लिए जितना अधिक क्षेत्रफल होगा, अवशोषण की दर उतनी अधिक होगी। तो क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? अवशोषण का जो दर है वह बढ़ जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी स्तंभी उपकला में कुछ विशेष प्रकार की संरचना दिख रही है, जो ऐसे वाइन के ग्लास की तरह दिख रही है। कैसे दिख रही है? वाइन का ग्लास आप लोगों ने देखा है। ठीक है। ऐसे जो कांच का ग्लास होता है, ठीक है, दिख रहा है। इस के जैसी संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। इन कोशिकाओं को चषक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चषक कोशिकाएं, चषक कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है। चषक कोशिका को इंग्लिश में जॉबलेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉबलेट सेल, जॉबलेट सेल। तो ये जो वाइन का ग्लास होता है ना, इस वाइन के ग्लास को जॉबलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉबलेट कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं जिनकी आकृति वाइन के ग्लास के जैसी है, ठीक है, कैसी है? वाइन के ग्लास के जैसी, कुछ इस तरह से है। ठीक है। तो इस तरह से इन कोशिकाओं की आकृति है वाइन के ग्लास के जैसी, इसलिए इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जॉबलेट सेल कहते हैं या चषक कोशिकाएं कहते हैं, या इसको हम श्लेष्म कोशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्लेष्म कोशिका। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? श्लेष्म का स्रावण करती हैं। तो यहाँ से क्या होता है? श्लेष्म का स्रावण होता है। ये कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावण करती हैं, इसलिए हम इसको श्लेष्म कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है। समझ में आया ना? तो ये जो स्तंभी कोशिकाएं हैं, इनमें क्या हो सकता है? चषक कोशिकाएं भी पाई जा सकती हैं। ठीक है। तो कभी कभी जब इस पर क्या होगा? सूक्ष्मांकुर उपस्थित होगा, तो हम इसको क्या कहते हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। ये उपकला, स्तंभी उपकला, जो आपकी आहार नाल होती है। ठीक है। कौन सा भाग? आहार नाल। आहार नाल के भाग में ये स्तंभी उपकलाएं पाई जाती हैं। आहार नाल में आप लोग जानते हैं पाचन होता है, और पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। तो जो आमाशय होता है और आंत की आंतरिक दीवार होती है, आमाशय और आंत की आंतरिक दीवार पे इस प्रकार की स्तंभी उपकला पाई जाती है, जो क्या करती है? अवशोषण में सहायता करती है और म्यूकस का भी स्रावण करती है, और पाचक रसों का भी क्या करती है? स्रावण करती हैं। तो कहाँ पे पाई जाएंगी? आहार नाल में, आमाशय और आंत की आंतरिक दीवार में। इसके अलावा यह जैसे ओविडक्ट,
आप लोग जानते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी को ओविडक्ट कहते हैं। तो यह अंडाशय से निकलती है अंडवाहिनी, जिसमें अंडाणु पहुंचते हैं, मुक्त होते हैं, जहाँ पे निषेचन प्रक्रिया होती है। तो अंडवाहिनी की आंतरिक दीवार में भी क्या होता है, इस तरह के सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम या स्तंभी उपकला पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं, अंडाणुओं को गति करने में, आगे बढ़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्योंकि ये जो सूक्ष्मांकुर है ये क्या होते हैं, इस तरह से मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे अंडाणु एक दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में भी जैसे जो वैस डिफरेंस होता है या शुक्रवाहिनी होता है, तो शुक्रवाहिनी में भी इस तरह की संरचना पाई जाती है या उपकला पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया। उपकला ऊतक दो प्रकार की होती है, सरल उपकला और स्तृत उपकला। और सरल उपकला में तीन प्रकार हैं, सल्की, घनाकार और स्तंभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो कभी कभी ये जो सरल उपकला होती है, सरल उपकला विशेष प्रकार की उपकला में बदल जाती है। सरल उपकला क्या होती है, विशेष प्रकार की उपकला में बदल जाती है और क्या बनाती है, ग्रंथियाँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ग्रंथियाँ बनाती हैं। तो आगे देखिए, ये जो सरल उपकला है, कौन सी उपकला, सरल उपकला, सरल उपकला विशिष्टीकृत होकर, स्पेशलाइज्ड होकर के बनाती है ग्रंथिल ऊतक। क्या बनाती है, ग्रंथिल ऊतक बना देती है, या इसको हम इंग्लिश में ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, ग्रंथिल ऊतक या ग्लैंडुलर टिश्यू कौन बनाती है, सरल उपकला बनाती है। ठीक है, तो सरल उपकला से ही क्या बनता है, ग्रंथिल ऊतक बनता है या ग्लैंडुलर टिश्यू बनता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां बनाती हैं। तो आप लोग जानते हैं ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोनों प्रकार की ग्रंथियां किससे बनती हैं, इस प्रकार के ग्रंथिल ऊतक से बनती है, और ये ग्रंथिल ऊतक सरल प्रकार के उपकला से बनता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां में देखिए कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं, जैसे लार की ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथियां। इसके साथ साथ जो त्वचा में आपके पसीने की ग्रंथियां हैं, जिसको स्वेद ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, और त्वचा में ही तेल की ग्रंथियां होती हैं। तो ये सभी ग्रंथियां कैसी हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनसे किसका स्रावण हो रहा है, तेल का स्रावण हो रहा है, स्वेद का स्रावण हो रहा है। ठीक है, और लार का स्रावण हो रहा है। समझ में आया। इसके साथ साथ एंजाइम का भी जो स्रावण करती हैं ग्रंथियां, उनको क्या कहते हैं, उनको भी बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, जैसे अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय वैसे मिश्रित ग्रंथि है, अग्न्याशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, लार, स्वेद, तेल और डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित होते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, आप लोग जानते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, या पैराथायराइड है। तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो किससे बनी है, ग्रंथिल उपकला से ही बनती हैं। ठीक है, तो जिनसे इनसे अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका स्रावण होता है, हार्मोन्स का स्रावण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं या निगमन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्रंथिल उपकला क्या है, किससे बनता है, सरल प्रकार की उपकला से। और यहाँ पे देखिए उपकला ऊतक में दूसरा प्रकार है स्तृत उपकला। क्या है, स्तृत उपकला या स्ट्रेटिफाइड उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ पे यह जो ऊतक होता है, इसका डायग्राम देखिए कैसा होगा। तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या स्तृत उपकला क्या होती है, यहाँ पे उपकला की ही अनेक परत एक के ऊपर एक क्या होती हैं, सट जाती हैं और एक बहुत सारी मोटी लेयर बना देती हैं। ठीक है, उपकला की बहुत सारी परत एक के ऊपर एक क्या होती हैं, सटी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि उपकला का यह क्या है, एक परत है। अब इसके नीचे दूसरा परत हो गया,
अब फिर इसके नीचे क्या हो गया, यह तीसरा परत हो गया और इसके नीचे चौथी परत। तो इस प्रकार से ये जो उपकला की परत एक के ऊपर एक, ठीक है, सट जा रही है और एक मोटी परत बना रही है जिसमें बहुत सारी परत हैं, तो इसे कहते हैं स्तरित या स्ट्रेटिफाइड उपकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपकला की बहुत सारी परत एक के ऊपर एक सट जाती है। इसमें जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मृत होकर के बाहर डैंड्रफ के रूप में निकलती रहती हैं। ठीक है, और नीचे की जो कोशिकाएं हैं यह विभाजित होकर के फिर नए परत का निर्माण करती रहती हैं। ठीक है, तो बाहर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिका होती है जो बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती है। जो कहाँ पे रहती है, बाह्य वातावरण के सॉरी जो बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आंतरिक वातावरण है, शरीर का वातावरण है, जहाँ पे कोशिका द्रव्य है या अंतराकोश की पदार्थ हैं, ऊतक हैं, वो उसके संपर्क में रहती हैं। तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं और विभाजित होकर के नई नई परत का निर्माण करती रहती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये हमारी जो त्वचा होती है, ठीक है, ये त्वचा कैसी उपकला होती है, स्तरित उपकला होती है। ठीक है, त्वचा कैसी होती है, स्तरित उपकला होती है। तो बाहर की ओर से टिश्यू या ऊतक क्या होते हैं, मृत होकर के बाहर निकलते रहते हैं और नीचे से नए कोशिकाएं निर्मित होती रहती हैं। इस ऊतक के ऊपर क्या होता है, केराटिन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, केराटिन प्रोटीन का, केराटिन प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक है, तो यह जो केराटिन प्रोटीन है यह हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, अर्थात इस पे अगर क्या करेंगे, वाटर डालते हैं तो वह वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये केराटिन युक्त होती हैं, जो स्तरित उपकला होती हैं ये कैसी होती है, केराटिन युक्त होती हैं। ठीक है, समझ में आया ना? और ये कहाँ पे पाई जाएंगी, हमारी त्वचा में पाई जाती हैं। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी उपकला ऊतक पढ़े हैं, इन उपकला ऊतक, ये जो उपकला ऊतक होते हैं इनमें स्पेस नहीं होता है, अंतराकोश की स्पेस नहीं होता है। ये कोशिकाएं आपस में दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती हैं। कैसे, संयोजी ऊतक द्वारा ये कोशिकाएं आपस में, देख रहे हैं ना, एकदम सटी सटी हैं और दृढ़ता पूर्वक, जैसे क्या होता है कि टाइल से बैठाया जाता है ना, आप लोग देखते हैं एक के बगल में एक, एकदम बढ़िया से अच्छे से, कोई टाइल जल्दी निकलता नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या होती हैं, ये जो उपकला की कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं, अच्छे से सटी होती हैं, संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये था सभी प्रकार की उपकलाएं, समझ में आएगा, सबका एग्जाम्पल और सबका कार्य। ठीक है, तो इनका प्रमुख कार्य क्या था, अवशोषण करना या विसरण करना या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, या हार्मोन्स का स्रावण करना, लार का स्रावण करना, स्वेद का या तेल का स्रावण करना। ठीक है, तो समझ में आ गया ये टॉपिक। आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।